और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अब खेती किसानी पर भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है आने वाले समय में किसानों के उपयोग में आने वाले खाद, बीज, डीएपी और यूरिया के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल भारत में उपयोग होने वाली रासायनिक खाद और उन्नत बीजों का बड़ा हिस्सा अब भी विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात, युद्ध जैसे तनाव और समुद्री जलमार्गों पर असर पड़ने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ेगा और किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसी बीच कृषि मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में खाद, बीज, डीएपी और यूरिया के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने किसानों से पहले से तैयारी रखने और परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। वहीं कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसानों को मौजूदा परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना सिखाया गया था और अब समय आ गया है जैविक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री लगातार जैविक खेती की बात करते हैं तो फिर उसे जमीनी स्तर पर व्यापक तरीके से लागू क्यों नहीं किया जाता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करें और वर्मी कंपोस्ट यानी प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। अब बड़ा सवाल यही है, क्या खाद और बीजों की बढ़ती कीमतें किसानों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं? क्या सरकार महंगाई का असर कम करने में कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या आने वाले समय में जैविक खेती किसानों के लिए सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है? और इसी पर होगी आज की बहस। पहले ये बयानबाजी सुनिए। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये वैश्विक समस्या की वजह से बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं उसके भी कीमत जो है बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हम विदेश पर बहुत सारे जो है हमारी निर्भरता रहती है, बाहर से आता है, हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मानसिक रूप से हम सबको तैयार होकर के हम अब क्या हम जैविक खेती की ओर जा सकते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इस दिशा में और जो हमारे हरी खाद का जो प्रचलन है, इस दिशा में हमारे लोग अब चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने जो गाइडलाइन दिया है, जो रिसर्च के आधार पर उन्होंने जो तय किया है, उसके आधार पे हमारे किसान भाइयों को निश्चित ही आगे आकर के सहयोग करें। एक तो खाद है ही नहीं और दूसरा भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई अप्रैल महीने में किसान खाद उठा लेते थे, लेकिन अब मई आधा बीत गया, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। तो ये रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं राम विचार में। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जैविक खेती करो, तो राज्य सरकार क्या कर रही है? हमने शुरुआत की थी गौठान की। मैं किसानों से अपील करूंगा कि सरकार के भरोसे मत रहिए। गांव-गांव में बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख चुकी हैं। आप अपने घरों में बनाइए। इस सरकार के भरोसे रहेंगे तो आप आने वाला समय बहुत कठिन होगा, इसलिए तैयारी खुद करिए। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। तो क्या अब जैविक खेती नया विकल्प बनती हुई नजर आएगी? आज हम इसी मुद्दे को लेकर बहस करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रविंद्र सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। स्वागत है रविंद्र जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है शिल्पा आपका भी। और देखिए, सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही मैं रुख करूंगी। देखिए सर, रविंद्र जी, जिस तरीके से महंगाई को लेकर आज ये बयान सामने आया है, क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है वैश्विक तनाव का असर अब खेती किसानी पर पड़ेगा और किसानों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज सरकार शांति और विकास की दोहरी रणनीति पे कार्य कर रहा है। आज कृषक, किसान और सरकार के बीच अगर योजनाएं सेतु का कार्य करती है। देखिए, आज वैश्विक मंदी और आज वैश्विक मंदी का दौर जो आज भारत देश में, विश्व में चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी तहत में अगर बात करें
तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक राजकोषीय सहायता कोष का निर्माण केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कोष का निर्माण किया है। इसका मुख्य कार्य यही होगा कि आर्थिक स्तरीकरण पे जोर देना। इसी के साथ साथ निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ की अतिरिक्त ऋण गारंटी योजना भी केंद्र सरकार लाई है। वैश्विक संघर्षों के समय यह कोष काम आता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे भी बात करें तो कोयले से गैस अन्य उत्पादन बनाने के लिए 37,500 करोड़ का प्रावधान इस वैश्विक मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव योजना मंजूर की है, जिससे सरफेस कोल से लिग्नाइट गैसिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि आयात में हमारी लगाम लगी रहे, जिसमें गैस, यूरिया या केमिकल उत्पादक जो हम आयात करते हैं उसमें हमारा नियंत्रण बना रहे। तो इस तरह से इस कड़ियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य कर रही है और इन वैश्विक परिस्थितियों से इस आपदा से निपटने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर संघर्षरत है, प्रयासरत है। हमारे साथ शिल्पा जी जुड़ी हुई हैं भी कांग्रेस से। शिल्पा जी, क्या प्रतिक्रिया, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी मैं जानना चाहूंगी। जिस तरीके से बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर, वैश्विक तनाव को लेकर आपकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आज बयानबाजी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न तो ये पूछा जाएगा ना, जब जैविक खेती एक सफलता के रास्ते पर चल पड़ा था, जैविक खेती करने की दिशा में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, गोधन न्याय योजना बनाई थी, गोठान खोले थे, 10,000 से ज्यादा गोठान निर्मित किए गए थे और 7,000 से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए थे। उसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं बहनों को रोजगार दिया गया था। रोजगार देने के बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया गया। अब वो जो निर्माण किया गया उसे खेतों में उपयोग किया जा रहा था। फिर अचानक सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई राज्य में, उसे बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। मतलब एक तो किसानों के जीवन में प्रहार करने का कार्य, स्व सहायता समूह की महिलाओं माता बहनों का रोजगार छीनने का काम और जैविक खेती को बाधित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। सच्चाई है, फैक्ट है। कितनी भी ऊपर बयानबाजी कर ले, ये फैक्ट बदल नहीं सकता। आज बयानबाजी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वैश्विक संकट आया, संकट या कोई भी आपदा हो, मैं मानती हूँ कि बोलकर नहीं आती है, हमें निपटने के इंतजाम पहले से करना होता है। जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकारों की जिम्मेदारी होती, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, जिम्मेदारी होती है कि ऐसी कोई आपदा आ जाए तो जनता को तकलीफ ना हो। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि में कोई तकलीफ ना हो, ये व्यवस्था पहले से दुरुस्त करने का कार्य किसका था? सरकार का था। दोनों डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, किसानों को खाद, उर्वरक, बीज देने में फेल हो चुकी है। अब बात करते हैं वैश्विक संकट की। रविंद्र जी, जैसा शिल्पा जी का कहना है, सरकार की जिम्मेदारी थी पहले से, अगर वैश्विक संकट आ रहा था, वैश्विक तनाव बढ़ रहा था, सरकार की जिम्मेदारी थी किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद अब किसान परेशान होंगे। एक तरफ सरकार कहती है किसानों के हित में काम किया जा रहा है, किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, और दूसरी तरफ अगर खाद और यूरिया की दाम ही बढ़ गए तो किसानों के लिए बेहद दुखद खबर होगी, बेहद परेशानी वाली बात है ये। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब देता हूँ। भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने जैविक खेती के विषय में बात की, मेरी साथी प्रवक्ता ने जैविक खेती के विषय में बात की, तो मैं बताना चाहूंगा मेरे साथी प्रवक्ता को कि 18% की ग्रोथ है छत्तीसगढ़ राज्य पर जैविक खेती को लेके। 5 जिलों पर जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है। पूर्ण रूप से जैविक जिला बनाया गया है, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, और 22 जिलों के एक एक विकास खंड पर जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है। आज दंतेवाड़ा पे 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर आप बात करें, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 40 करोड़ का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है, और इस राज्य की खरीफ में 4.95 लाख क्विंटल का लक्ष्य भी राज्य सरकार ने रखा है। तो ऐसा नहीं है जैविक खेती पे कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जैविक उत्पाद, बहुत सारे जैविक उत्पाद ब्रांड, ममाया राइस, केलो ब्रांड,
आदर जय उत्पादक, शिवनाथ ऑर्गेनिक, मेकर्स नर, आदिम ब्रांड, पंचरत्न, बस्तर नेचुरल, जसपुर एग्रोगिल, बालोद ऑर्गेनिक, रायपुर ऑर्गेनिक, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आज छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति मनवा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार पर जैविक खेती उन्नत हो रही है। 31,500 रुपए का प्रति एकड़ आज सब्सिडी जो छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरह से बोलना निरर्थक है कि छत्तीसगढ़ में जैविक खेती में कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारी साथी प्रवक्ता ने कहा कि अब सहायता समूह की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज रेडी टू ईट वर्क का फिर से राज्य सरकार ने जिम्मेदारी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया। आज स्वयं सहायता समूह की बात करें 2,80,363 है। समूह सदस्य की बात करें तो 29,98,085 सदस्य है। लखपति दीदी की बात करें तो 4,93,075 दीदी लखपति दी है। कृषि सखी की बात करें तो 14,959 है। पशु सखी की बात करें तो 14,874। तो इस कड़ी में बात करना कि ये कार्य नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम खाद पर। खाद के विषय में अगर बात करें तो 9,78,000 मीट्रिक टन का खाद्य भंडार छत्तीसगढ़ में व्याप्त है और निरंतर आज सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद वितरण हो रहा है। पहले ये चिल्लाते थे कि खाद वितरण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन खाद वितरण तो आराम से हो रहा है। सब सारे सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहा है। फिर ये पेट्रोल डीजल पे चिल्लाने लग गए कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल भी सारी जगह उपलब्ध है। तो विपक्ष का काम है एक तरह से बस बनाए रखना, एक तरह से विरोधाभास करना, ताकि शिल्पा जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपने खाद की बात की, आपने जैविक खेती की बात की, तमाम जवाब दे दिए, आंकड़े भी सामने रख दिए हैं। जैविक खेती हो रही है, खाद भरपूर मात्रा में है। जी, खाद उचित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। आज खाद की चर्चा अगर आप करें तो यूरिया आज 55% उपलब्ध है, डीएपी आज 40% ज्यादा उपलब्ध है, एमओपी आज 80% उपलब्धता है, एमपीके 70% उपलब्ध है। इसके साथ एसएसपी 2 लाख टन के साथ 1,78,657 मीट्रिक टन 75% उपलब्धता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटन भी इस महीने किए हैं, उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। डीएपी कुल 76,550 मीट्रिक टन, एमओपी 29,600 मीट्रिक टन, एनपीके 83,500 मीट्रिक टन, नैनो यूरिया 60,000 मीट्रिक टन, एसएसपी 72,200 मीट्रिक टन और यूरिया 1,83,900। इस तरह से केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ 3 लाख नैनो यूरिया डीएपी, 5 लाख नैनो यूरिया उपलब्ध है। आज छत्तीसगढ़ अन्नदाता उर्वरक पोर्टल में ये बोलते थे कि ऑफलाइन किसानों को खाद नहीं दिया जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन भी किसानों को खाद दिया जा रहा है। सहकारी समितियां किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बनती है, किसानों को सहयोग करने के लिए बनती है। तो यह एक भ्रम पैदा कर रहे थे कि जो किसान रजिस्टर्ड नहीं हुए उन्हें खाद नहीं मिलेगा। रविंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी मैं, आपने आंकड़े बता दिए, आपने तमाम जानकारी दे दी। शिल्पा जी जवाब दीजिए, जो आपने आरोप लगाए सबका जवाब उनके पास। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी से जमीन की हकीकत नहीं बदल सकती है। ये कितने भी आंकड़े बता ले। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आंकड़े बता रहे हैं वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसान परेशान नहीं है, कोई लाइन में नहीं लगा है, जनता लाइन में नहीं लगी है और कहीं कोई ज्ञापन है, किसान ज्ञापन दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि कई जिलों में किसानों ने ज्ञापन दिया है खाद बीज की समस्याओं को लेकर के, तमाम तरीके के ज्ञापन उसमें डिटेल्स लिखे हुए। आप चाहें तो विभिन्न जिलों के आप ज्ञापन चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, तो कृषि मंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? वो जनता को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? वो जनता को प्रयास कर रहे हैं क्या? किसानों को पैनिक करने का क्या प्रयास कर रहे हैं क्या? एक बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश की जनता को पैनिक करके चले जाते हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी है, वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना मत करिए। ये सारी वैश्विक संकट के कारण जो भारत में समस्याएं हैं वो बता के पैनिक करके चले जाते हैं। देश की जनता त्राही त्राही मचा लेती है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरों को मौका मिल जाता है चीजों को स्टोर करने का और अधिक दामों में बेचने का। एक प्रधानमंत्री जी ऐसा पैनिक कर दिए। एक आपके मंत्री, आपके स्क्रीन में ही देख रही थी मैं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को आगे आने वाले समय में समस्या आएगी। समस्या क्यों आएगी भाई? समस्या इसलिए आएगी क्योंकि रेट बढ़ेंगे। रेट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वैश्विक समस्या है। मैं
कह आ रहे हैं आपके नेता पर, मतलब ये किसान का ज्ञापन गलत है, आपके मंत्री के बोलचाल गलत है, आपकी क्या बात गलत, ये बता दीजिए। वही किसान आत्महत्या। शिल्पा जी, आपको रोकना कृषि में चाहूंगी, किस आपकी प्रकार आवाज की हम समस्या तक है, नहीं कई पहुंच किसानों ने रही ये है बोला। जी। लेकिन रविंद्र जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा यदि सब कुछ ठीक है तो उसके बाद फिर भी कृषि मंत्री को ये बयान देने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो वाजिब सवाल है और जानना भी सब चाहते हैं। आंकड़े सही है, किसान परेशान नहीं है, उसके बाद ये कृषि मंत्री का बयान किस तरफ रुख है? देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी पूर्ण रूप से आ नहीं रही है, फिर भी मैं जितना समझ पाया मैं जवाब देता हूँ। देखिए, खाद की कमी नहीं है, निश्चित ही खाद में थोड़ी अभी वितरण प्रणाली में एक साथ खाद देने में असुविधा होती है, तो धीरे धीरे वो वितरण प्रणाली अपने फ्लो में आ जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। खाद है हमारे पास, मुख्य चीज है खाद की उपलब्धता। तो खाद की उपलब्धता है। और हमारी साथी प्रवक्ता ने काला बाजारी के विषय में कुछ बातें कही, तो मैं बताना चाहता हूं कि काला बाजारी को रोकने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कार्यरत रही, राज्य सरकार कार्यरत रही। इसी कड़ी में डिजिटल खरीदी, पारदर्शी भुगतान, बिचौलियों को खत्म करने के लिए ई समृद्धि और मूल्य समर्थन योजना, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही, जिससे सीधा पैसा किसानों के खाते में आएगा। इससे कालाबाजारी और मध्यस्थता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहन तिलहन जैसी फसलों के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंदर, जिसमें नेफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों किसान उपज का सीधा एमएसपी की दर से बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन चीजों को समझती नहीं। इन चीजों से लड़के आज केंद्र सरकार एक स्वस्थ, एक सुंदर वातावरण छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदान करना चाहती है। विष्णुदेव देसाई जी के सुशासन पर एक स्वस्थ वातावरण किसानों को मिलेगा, जिनमें उनकी फसलों को उचित मूल्य दर से नेता सही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपील सही है, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। कंफ्यूजन का स्थिति, आज ये पैनिक की स्थिति, प्रधानमंत्री जी पैनिक की स्थिति कर रहे हैं कि कृषि मंत्री जी पैनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं सब कुछ सही है, तो प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को अपील करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? प्रश्न तो ये है ना। आपकी वो योजनाएं जो कि सिर्फ कागजों में है, योजनाएं जो कागजों में है, उसको यहाँ टीवी में पढ़ देने से किसान उन्नत नहीं हो जाता। किसान उन्नत नहीं हो जाता। यदि योजनाएं बना के रखी हुई हैं तो आपको उसे धरातल स्तर पर लागू करना होता है। परंतु आप कर रहे हैं, आप जो आंकड़ों की बाजीगरी और योजनाओं का पूरा चिट्ठा पत्रा लेकर के बैठे हैं, उसे किसान खुश नहीं है। कहीं ना कहीं किसान जो खुश नहीं है, ये सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। उस विफलता को सरकार पकड़ने में नाकाम है, तो आपकी योजनाओं को पढ़ देने से क्या होगा रविंद्र जी? आप ये बताइए, आपके योजनाओं का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपने रविंद्र जी बताइए। देखिए, जो कार्य नहीं करते जैसा उनको ऐसा ही दिखता है। कांग्रेस सरकार योजना बनाती है, उसका क्रियान्वयन नहीं करती, तो इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार ऐसा करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार योजना बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उसे क्रियान्वित भी करती है पूरी तरह से। मैं आपको सब प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ राज्य में जरूरत क्यों पड़ गई? 93 लाख मीट्रिक टन इन्होंने उत्पादन धान का खरीदा। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार में 1,49,00,000 मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। आज 41 लाख किसान, 31 लाख किसानों को हमने आधुनिकीकृत किया। इसके अलावा अगर ऑयल पाम की खेती की बात करें, ऑयल पाम के विषय पे बात करें, 1394 टन का उत्पादन आज छत्तीसगढ़ राज्य पे हुआ। 10,000 हेक्टेयर पे खेती हुई और 7,000 से ज्यादा किसान इसमें लिप्त है। आज सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो 21,50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को कर सकते हैं, और 115 सिंचाई परियोजनाएं जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, उसे हमने किया। आज सिंचाई व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी, आधुनिकीकृत कर दिया। कर रहे हैं। शिल्पा जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। रविंद्र जी, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी। शिल्पा जी, आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ वो बड़े बड़े नंबर्स बताकर डिबेट का वो समय व्यर्थ कर रहे हैं। नंबर्स नहीं केवल है नंबर
सरकारी आंकड़े हजारों हैं जो करोड़ों छत्तीसगढ़ नंबर किसान बता कार्य कर रहे देने हैं। से किसान परेशान क्यों है? आज छत्तीसगढ़ आज का किसान किसान परेशान खुशहाल क्यों है है? और वो समृद्धि की ओर जा रहा है। उनकी उत्पादकता बढ़ रही है, उनकी क्षेत्रफल, किसानी का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य पे बढ़ रहा है। दलहन की क्षेत्रफल की बात रविंद्र करें, जी, ये दलहन तो आंकड़े आत्मनिर्भर हो गए ना। भारत के आखिरी देश में लास्ट एक दलहन- मिनट में आपको देना चाहूंगी, लास्ट कमेंट में आपको जमीन- सुनना चाहूंगी। आरोप साफ जमीन है, तो सब अगर चाहिए। सब कुछ ठीक है तो कृषि मंत्री आखिर ये अपील क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, और शिल्पा जी भी यही सवाल तब से दोहरा रही हैं। आपसे मैं जवाब चाहूंगी, आखिर अगर सब कुछ ठीक है, आंकड़े सब सही हैं और बड़ी मात्रा में किसान खुश हैं, तो उसके बावजूद फिर ये अपील कृषि मंत्री को आखिर क्यों करनी पड़ी? जी, कृषि मंत्री पूरी संवेदनशीलता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आह्वान किया है कि मौजूदा वितरण प्रणाली जो हमारे पास खादों का स्टॉक है, बोले नियमितता से, जिम्मेदारी से इसका वितरण हो और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इन परिस्थितियों पे अपील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील किया, संवेदनशीलता के साथ अपील किया कि भाई आज हमें संवेदनशीलता से रहना पड़ेगा क्योंकि वैश्विक आपदा का समय है। अब इस वैश्विक आपदा के समय अगर हमारा घर का मुखिया हमें कुछ सुझाव देना चाहता है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की समस्या आज किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए। घर का मुखिया कुछ सुझाव, सलाह अगर अपने परिवार को देना चाहता है। शिल्पा जी से मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। शिल्पा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उर्वरकों का उपयोग कम करना पड़ेगा, कम किया जाए। तो ये अपील मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आज चर्चा में बैठे हुए प्रवक्ता से बिल्कुल भी अलग है। तो दोगुलापन इनकी पार्टी, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि जनता से कहना क्या है, जनता तक क्या संदेश देना चाहते हैं, विपक्ष तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहले आप लोग ये निर्णय आपस में कर लीजिए, उसके बाद जनता को संदेश दे दीजिए। आज किसान दर दर भटक रहा है और आप बोलते हैं कि हर चीज नियमित रूप से उपलब्ध है, पेट्रोल नियमित रूप से उपलब्ध है, तो जनता लाइन में क्यों खड़ी है? चलिए शिल्पा जी और रविंद्र जी, आपका जुड़ने के लिए इस बहस में शुक्रिया। और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।